Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of physiotherapy clinic. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज में एक्सरसाइजेस का क्या रोल है, कैसे एक्सरसाइजेस बेनिफिशियल होती हैं डायबिटीज पेशेंट्स में, कैसे और किन स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस या किन एक्सरसाइजेस रूटीन में चेंजेस लाने से हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं और ऐसे कौन कौन से डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं, उन एक्सरसाइजेस के कौन कौन से फेजेस होते हैं, कैसे हमें एक्सरसाइजेस से बेनिफिट मिलता है और क्या क्या बेनिफिट मिलता है, बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे स्टार्टिंग में हम बात करेंगे कि डायबिटीज के ऐसे कौन कौन से टाइप होते हैं, क्या स्पेसिफिक डायबिटीज के कॉजेज होते हैं, डायबिटीज से होने वाले ऐसे कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है जब भी कोई भी हमारे रिलेटिव या हम खुद अगर डायबिटीज के पेशेंट्स। तो डायबिटीज में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कैसे करना है या किन लाइफस्टाइल चेंजेस को हमें अडेप्ट करना है सो दैट कि उन कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकें और इवन डायबिटीज होने से भी हम बचा सकें या अपने आप को डायबिटीज से हम बचा सकें। सो इस वीडियो में बेसिकली हम किसी ट्रीटमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में। जैसा हम जानते हैं डायबिटीज बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिजीज है जिसमें हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है उसका फ्लक्चुएशन होता है। तो जब हम अपने लाइफस्टाइल करेक्ट करते हैं, हम करेक्ट एक्सरसाइजेस करते हैं, अपने वेट को मेंटेन करके रखते हैं, बॉडी में मूवमेंट रखते हैं, तो हम कई तरह के डायबिटीज, जो हमारी 3 टाइप की जो डायबिटीज है उनसे हम बच भी सकते हैं। और अगर हेरिडेटरी डायबिटीज है तो उससे हम होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे भी हमें बचने में हेल्प मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं डायबिटीज के बारे में कि आखिर डायबिटीज है क्या, ऐसी कौन सी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिनके कारण डायबिटीज होता है, या डायबिटीज को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। जब भी हम डायबिटीज के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली एक तरह की क्रोनिक कंडीशन होती है जो हमारे पुअर लाइफस्टाइल के कारण कभी सडन नहीं होती है। काफी लंबे समय से अगर हमारे लाइफस्टाइल इनकरेक्ट है, बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या हमारी ईटिंग पैटर्न सही नहीं है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो इन सब के कारण हमें डायबिटीज डेवलप होता है। डायबिटीज में बेसिकली हमारे जो बॉडी है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देती है, या उतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती है जितना हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिससे हमारे बॉडी की जो मेटाबॉलिक नीड्स है वो फुलफिल हो सके। कई बार ये भी देखा जाता है कि डायबिटीज तब भी होता है अगर बॉडी प्रॉपर इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही, बट हमारी बॉडी उस इंसुलिन को प्रॉपरली यूटिलाइज करने में कैपेबल नहीं है। यानी इंसुलिन बेसिकली हमारा पैनक्रियास से प्रोड्यूस होता है। हो सकता है कि पैनक्रियास प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, या इंसुलिन का प्रोडक्शन तो प्रॉपर है लेकिन हमारे जो सेल्स हैं जिन जो इंसुलिन का अपटेक
करते हैं, जो इंसुलिन को अपने तरफ लेते हैं, जहां से आगे की हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट होती है, वो सेल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते। उस इम्प्रॉपर फंक्शनिंग के कारण बॉडी में जो इंसुलिन का यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। अभी तक हम बात कर रहे थे इंसुलिन के बारे में, लेकिन हम ये बात हमें जानना बहुत जरूरी है कि इंसुलिन ही है एक ऐसा हार्मोन जो बेसिकली हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। सो अगर कहीं पर भी हमारा कभी भी हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत ही अप जाता है या बहुत नीचे आता है या फिर किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन होता है, तो उसके लिए बेसिकली हमारे इंसुलिन हार्मोन और हमारे पैनक्रियाज जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब भी हमारे बॉडी में इंसुलिन का इनफ प्रोडक्शन नहीं होता या सेल्स हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, वो अगर रेस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं इंसुलिन को और रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो इसके कारण बहुत सारा अमाउंट यानी कि सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन होने लगता है ब्लड शुगर का हमारे ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि हमारे ब्लड वेसल्स में। सो इस एक्यूमुलेशन के कारण कई तरह की सीरियस हेल्थ कंडीशंस हो सकती है और उन्हीं कई तरह के जो सीरियस हेल्थ कंडीशंस है उनमें से ही एक कंडीशन है हमारी डायबिटीज, जो कि खुद में एक बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है अगर इसे इग्नोर किया गया या इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया या इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया। सो जैसा हमने बात किया, डायबिटीज बेसिकली एक तरह के लाइफस्टाइल डिजीज है। सो इसको मैनेज करने के लिए हमें जो लाइफस्टाइल करेक्शन है, लाइफस्टाइल को अपने करेक्ट करना है, साथ ही अपने ईटिंग पैटर्न और अपने मेडिकेशंस को भी सही तरीके से लेना है। अभी तक हमने अपने पहले स्लाइड में बात किया कि डायबिटीज क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से टाइप्स हैं डायबिटीज की। सो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज की, जिसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज या जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। जुवेनाइल डायबिटीज कहने के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि टाइप 1 डायबिटीज चिल्ड्रन यानी कि बहुत चाइल्डहुड डेज में भी डेवलप हो सकता है। वहीं जब हम दूसरे टाइप के बारे में बात करेंगे जो होगी टाइप 2 डायबिटीज, तो उस डायबिटीज में हम देखेंगे कि वहां 45 इयर्स के बाद टाइप 2 डायबिटीज जनरली डेवलप होता है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज ऐसी एक टाइप है जो चाइल्डहुड डेज में भी डेवलप हो सकती है। वहीं जो हमने दूसरा नाम इसका देखा जो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, तो इस टाइप की डायबिटीज में बेसिकली हमारे जो पैनक्रियाज है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं वो कैपेबल नहीं होते हैं कि इतना अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस कर सके जिससे हमारे बॉडी की मेटाबॉलिक नीड्स जो है वो फुलफिल हो सके, या वो इतना लेस अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं या बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो उससे हमारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं हो पाती। तो जब भी इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है तो जो ब्लड शुगर है वो हमारे सेल्स में उनका मूवमेंट नहीं हो पाता, जिसके कारण हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है वहां ब्लड शुगर का एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है।
जब भी ब्लड शुगर का एक्यूमुलेशन ब्लड स्ट्रीम में हो रहा है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो पेशेंट को बहुत ही जल्दी टायर्डनेस, फटीग और पेशेंट बहुत लेथार्जिक होने लगता है, उसे एनर्जी की कमी लगने लगती है। ये जो हाई ब्लड शुगर है, जो हमारा ब्लड स्ट्रीम में जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, जिसके कारण हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसके कारण हमारे जो डायबिटीज है वो डेवलप होता है। और साथ ही इसी के कारण डायबिटीज के दूसरे जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी अराइज होते हैं। कई बार हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिलता है पेशेंट्स में, कई बार उनमें ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। वो जब हम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में देखेंगे तो हम बात करेंगे कि कई बार पेशेंट्स को इवन कार्डियक सिम्टम्स भी देखने को मिल जाते हैं, पेशेंट्स में न्यूरोपैथी देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस है। इन कॉम्प्लिकेशंस ये कॉम्प्लिकेशंस तभी अराइज होते हैं जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन होने लगता है ब्लड शुगर का, क्योंकि वो हमारे बॉडी की मेटाबॉलिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही है इंसुलिन की। और इसी के कारण जो सेल है, सेल में जो रिसेप्टर्स है वो इंसुलिन का अपटेक नहीं कर पा रहे हैं, तो एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो मिनिमम हो जाता है, पेशेंट बहुत जल्दी टायर्ड होने लगते हैं। टाइप 2 डायबिटीज, सो इस टाइप ऑफ डायबिटीज यानी कि हम सेकेंड टाइप ऑफ डायबिटीज की अगर बात करें तो इसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज भी कहते हैं। हमने टाइप 1 में देखा है कि हमारे जो पैनक्रियाज है वो इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, या वो प्रोड्यूस कर भी रहे हैं तो बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि हमारे बॉडी की मेटाबॉलिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट नहीं होते, जिसके बाद जो हमारे जो सेल्स हैं वो प्रॉपर अपटेक नहीं कर पाते इंसुलिन का, और पेशेंट बहुत लेथार्जिक और टायर्डनेस फील करने लगता है। सेकेंड टाइप ऑफ डायबिटीज में, जिससे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज कहते हैं, यहाँ बेसिकली हमारे जो पैनक्रियाज है वो कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन को प्रोड्यूस करने की, बट यहाँ जो डिफेक्ट होता है वो होता है हमारे सेल्स में। सो सेल्स हमारे प्रॉपरली रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं इंसुलिन, वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं इंसुलिन। इसीलिए इस कंडीशन को या टाइप 2 डायबिटीज को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज कहते हैं। जब पेनक्रियाज हमारा प्रोडक्शन कर रहा है, सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो एक स्टेज आती है जब पेनक्रियाज प्रॉपरली जो हमारे बॉडी की नीड्स है जिससे हमारे सेल्स अपटेक कर पाए उसको फुलफिल नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें प्रोडक्शन होते जाता है लेकिन वो रिस्पॉन्ड उनको नहीं मिलता प्रॉपरली, वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता उन्हें सेल से, वो ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करते। इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है बट अपटेक या यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उस ना यूटिलाइजेशन होने के कारण जो एक्यूमुलेशन होता है, जो ये पूरा इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ है ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में, उसका एक्यूमुलेशन बेसिकली हमारे ब्लड स्ट्रीम में होने लगता है। और इसी एक्यूमुलेशन के कारण या इसी हाई ब्लड शुगर के जो एक्यूमुलेशन के कारण जो हाई ब्लड शुगर होता है, इनसे हमारा जो शुगर लेवल है ब्लड में वो इंक्रीज होता है, और यही होती है बेसिकली हमारे टाइप 2 डायबिटीज। हमने देखा कि जो टाइप 1 डायबिटीज थी उसे हम जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं, और टाइप 2 डायबिटीज
जो होती है उसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज कहते हैं। टाइप 1 हमारी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है। जुवेनाइल डायबिटीज क्यों कहते हैं, ये हमने देखा कि बेसिकली जो टाइप 1 डायबिटीज है वो चाइल्डहुड डेज में भी पेशेंट्स में डेवलप हो सकती है। वहीं जो टाइप 2 डायबिटीज है वो कॉमनली मैक्सिमम अमाउंट में या मैक्सिमम परसेंटेज में ये देखने को मिलता है कि वो 45 इयर्स के बाद ही डेवलप होती है या एडल्ट्स में ही डेवलप होती है, क्योंकि तब बॉडी का जो इंसुलिन प्रोडक्शन है वो प्रॉपर होता है, बट हमारे सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं जहां चिल्ड्रन में भी टाइप 2 डायबिटीज देखने को मिलते हैं, या कुछ ऐसे हमें पेशेंट्स देखने को मिलते हैं जिनमें चाइल्डहुड एज से ही उन्हें टाइप 2 डायबिटीज रही है। और इसका जो एक सबसे प्रमुख और मेन रीजन हम कह सकते हैं वो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। जब बच्चे छोटे रहते हैं तो वो अब गेमिंग की तरफ ज्यादा है, ऑनलाइन गेमिंग्स में है, वो गेम खेल रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, बट वो बाहर जाकर के गेम्स खेलना उन्होंने कम कर दिया और उससे उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो गई। इस ना जो लेस फिजिकल एक्टिविटी के कारण उनमें चाइल्डहुड डेज में ही ओबेसिटी डेवलप हो गई। बच्चों के बॉडी का जो फैट परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा हो गया है। इस ज्यादा फैट परसेंटेज या चाइल्डहुड ओबेसिटी के कारण, हमारी जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण, और साथ ही बच्चों में फास्ट फूड क्रेविंग जो होती है वो ज्यादा होती है। सो इस अनहेल्दी लिविंग पैटर्न के कारण अब चाइल्डहुड डेज में भी बच्चों में भी टाइप 2 डायबिटीज देखने को मिलता है, या ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जिनमें टाइप 2 डायबिटीज डेवलप होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज, सो अभी जैसे हमने टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज की बात की जिसमें हमारे बॉडी इंसुलिन का प्रोडक्शन टाइप 1 में कर नहीं पा रही है, वहीं टाइप 2 में वो कर रही है, लेकिन सेल्स रेजिस्टेंट है, सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। सो जब भी प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी वुमन में जब कई तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो जब प्रेगनेंसी के स्टेज में कई मल्टीपल हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिनसे उनका जो वेट होता है वो ज्यादा होता है, वो वेट गेन कर लेते हैं। इस दौरान जब भी हमारी बॉडी इंसुलिन प्रॉपरली बना नहीं पा रही है या पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। तो जेस्टेशनल डायबिटीज बेसिकली प्रेगनेंसी के स्टेज में ही डेवलप होती है या प्रेग्नेंट वुमन में ज्यादा देखने को मिलता है। सो जैसे हमने देखा कि जब प्रेगनेंसी है उस स्टेज में, उस बेसिकली ट्राइमेस्टर्स में कई तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे वुमन में वेट बढ़ता है। सो जब ये वेट बढ़ता है और जब ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो हमारे जो सेल्स है वो एफिशिएंट नहीं रह पाते कि वो हमारे बॉडी से जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है उसे प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके, क्योंकि पैनक्रियास तो लगातार इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी है, हमारे जो सेल्स है उससे प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। सो अल्टीमेटली हमारे जो सेल्स हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं।
वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। ये इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है वो जैसे जैसे हमारे बॉडी की नीड होती है इंसुलिन की या ब्लड शुगर की, तो उस के अकॉर्डिंग ये रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होने लगती है। कई वोमन में ये देखने को मिलता है कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं बिफोर वो प्रेग्नेंट हो, या उनमें प्रेगनेंसी नहीं है, या प्रेगनेंसी के स्टेजेस ट्राइमेस्टर स्टार्ट नहीं हुए, बट फिर भी जब उनका HbA1c या फास्टिंग ब्लड शुगर या आफ्टर मील ब्लड शुगर चेक किया जाता है, तो देखने को मिलता है कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंट है, उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत सारा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। सो ऐसे वुमेन जो प्रेग्नेंट नहीं है लेकिन बॉडी इनकी इंसुलिन रेजिस्टेंट है, तो इनका भी एक जो मेन रीजन होता है वो होता है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। सो जिन वुमेन जो एक्टिव नहीं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है, ईटिंग पैटर्न सही नहीं है, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी उनके डे टू डे रूटीन में नहीं है, किसी भी तरह की एक्सरसाइजेज में वो इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसे वुमन में अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंट के जो केसेस देखने को मिलते हैं वो ज्यादा होते हैं। और ऐसी वुमन जब प्रेग्नेंट होती है, जब उनके ट्राइमेस्टर स्टार्ट होते हैं, तो उसमें उन्हें जेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप करने का जो रिस्क होता है वो सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बाकी वुमन जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रही थी, जो अपने रूटीन में एटलीस्ट 40 मिनट की एक्सरसाइजेस कर रही है, जो एक वॉक कर रही है, जो अपने डाइट को प्रॉपरली मेंटेन कर रही है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई, ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गए, उस समय उनको ये चीज पता होती है कि मेरी बॉडी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से होकर के गुजरेगी। तो अगर उससे पहले ही या हमेशा स्टार्टिंग से ही वो एक अपने लाइफस्टाइल को लेकर के कॉन्शियस है, तो उनमें जेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप होने के जो चांसेस होते हैं, जो रिस्क होता है, वो ऑलमोस्ट नील के बराबर होता है, या ऑलमोस्ट उनमें ये चांसेस नहीं होता कि वो जेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप करें। अभी तक हमने बात किया बेसिकली 3 टाइप की डायबिटीज के बारे में, कौन कौन से ऐसे डायबिटीज के टाइप्स होते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिकली कॉजेस के बारे में। सो सबसे जो मेन कॉजेस जो हम मैक्सिमम, अगर हमने 100 पेशेंट्स का एक सैंपल साइज लिया है, तो उसमें 99% पेशेंट्स ऐसे होते हैं, या 90 के एबव ऐसे परसेंटेज ऑफ पेशेंट होते हैं जिनमें अनहेल्दी लाइफस्टाइल ही एक रीजन होता है। तो सबसे पहला जो कॉज है वो है ओबेसिटी। तो जब भी पेशेंट का वेट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू उसकी हाइट, यानी उसका जो BMI है वो ओवर वेट कैटेगरी को भी क्रॉस कर चुका है, यानी कि वो 30+ BMI में रेंज कर रहा है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3। सो ऐसे पेशेंट में जब ओबेसिटी डेवलप होती है, तो उसके कारण जो सेल में वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं इंसुलिन को। इंसुलिन का प्रोडक्शन भले प्रॉपर हो रहा हो, लेकिन उसे यूटिलाइज करने की जो एबिलिटी होती है सेल्स में, वो
डिमिनिश हो जाती है या वो कम हो जाती है। तो ओबेसिटी एक रीजन होता है, एक कॉज होता है बेसिकली डायबिटीज डेवलप करने का। दूसरा जो कॉज है वो है हेरिडेटरी। कई बार ये देखा जाता है कि अगर एक पर्टिकुलर पेरेंट में डायबिटीज है तो ये चांसेस होते हैं कि उनके जेनेटिक फैक्टर्स के कारण उनके बच्चों में भी डायबिटीज डेवलप हो सकता है। ये उनके बच्चों में जब वो एक एडल्टहुड स्टेज में आते हैं या अर्ली चाइल्डहुड डेज में भी ये चीज देखने को मिल सकती है कि उनमें डायबिटीज के कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो देखने को मिल सकते हैं, बट उसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उसे डिले किया जा सकता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कॉज होता है वो होता है इंक्रीजिंग एज का। जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे हमने देखा टाइप 2 डायबिटीज बेसिकली तब ज्यादातर देखने को मिलता है जब पेशेंट अराउंड एडल्टहुड के स्टेज में आ जाते हैं या 45 या 40 इयर्स को क्रॉस कर जाते हैं। तब क्योंकि एक तो उनका स्ट्रेस लेवल भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होती है, उनका स्ट्रेस लेवल भी ज्यादा होता है, और साथ ही अगर उस इंक्रीजिंग एज के कारण उनकी जो लाइफस्टाइल है वो प्रॉपर नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, किसी भी तरह की मूवमेंट या एक्सरसाइजेस उनकी बॉडी में नहीं हो रहे हैं, तो उसके कारण जो इंक्रीजिंग एज है उसके कारण पेशेंट की जो सेल्स हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं कि वो प्रॉपर इंसुलिन के प्रोडक्शन को यूटिलाइज कर सके। पुअर ईटिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायबिटीज को प्रिवेंट करने में या उसको कॉज करने में या उसे कंट्रोल करने में। सो जब भी पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया है या पेशेंट में ऐसे सिम्टम्स हैं जिनमें उसे डायबिटीज डेवलप हो सकता है, उसका HbA1c 5.5 के ऊपर है, वो प्री डायबिटिक रेंज में है, तो अगर पेशेंट अपने ईटिंग पैटर्न को कंट्रोल कर ले, प्रॉपर एक्सरसाइजेस करे, तो वो डायबिटीज डेवलप होने से बच सकता है, प्री डायबिटिक स्टेज में ही रह सकता है। जब हम ईटिंग पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली उसे ऐसे फूड की कंजम्पशन किया जाता है जिसमें उसे शुगर का जो लेवल है वो कम रहे, क्योंकि बॉडी में हमारे जो सेल है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो ऑलरेडी हमारे ब्लड स्ट्रीम में बहुत सारा एक्यूमुलेशन हो चुका होता है ब्लड शुगर का। और उसके ऊपर से भी जब पेशेंट्स मिठाई खा रहे हैं और किसी तरह की एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं जिससे उनकी कैलोरीज जो है वो बर्न नहीं हो रही है, तो शुगर लेवल जो है वो और ज्यादा स्पाइक कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। सो ईटिंग पैटर्न, प्रॉपर ईटिंग पैटर्न का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डायबिटीज को डेवलप करने में। पांचवें हमारा जो कॉज है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सो हम जानते हैं, अभी तक हमने देखा कि तीनों डायबिटीज, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज हो, टाइप 2 डायबिटीज हो या जेस्टेशनल डायबिटीज हो, सो इन तीनों टाइप को कॉज करने में लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम एक अच्छे लाइफस्टाइल की बात करें तो उसमें ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो कंट्रोल्ड होनी चाहिए, जो प्रॉपर होनी चाहिए। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि पेशेंट की एक्टिविटी ऑलमोस्ट निल है, यानी कि पेशेंट में किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं, वो एक सिटिंग पोजीशन में, प्रोलॉन्ग सिटिंग पोजीशन में रहता है, किसी भी तरह के कैलोरी बर्न नहीं है, कैलोरी इनटेक बहुत ज्यादा है लेकिन कैलोरी बर्न नहीं, प्रॉपर कैलोरी बर्न ना होने के कारण बहुत ज्यादा फैट या कैलोरीज डिपोजिशन होने लगती है हमारे बॉडी में। और जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो उसमें एक्सरसाइजेस, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस लेवल, मेंटल कंडीशंस, सोशल पैटर्न्स, सब कुछ इंक्लूडेड होती है। सो जब भी
कोई पेशेंट बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है, अपने लाइफस्टाइल को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पा रहा है या एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं इंक्लूड कर पा रहा है अपने डेली लाइफ में, तो उन पेशेंट्स में ज्यादा रिस्क होता है या ज्यादा उनमें डायबिटीज देखने को मिलता है। साइड इफेक्ट ऑफ सर्टेन मेडिकेशन, सो ये बेसिकली हम ये अभी कोविड के ड्यूरेशंस में ये ज्यादातर देखने को मिला कि जो पेशेंट्स स्टेरॉयडल ड्रग्स के अंदर थे या उन्हें स्टेरॉयडल ड्रग्स दिए गए, तो लेटर स्टेजेस में उनमें डायबिटीज प्री डायबिटिक डेवलप करने के जो सिम्टम्स है वो देखने को मिले। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि कई ऐसे स्टेरॉयडल मेडिकेशंस होते हैं जिन मेडिकेशंस को यूज अगर कोई बहुत प्रोलॉन्ग टर्म में कर रहा है तो उसके कारण भी डायबिटीज डेवलप हो सकता है। सातवां हमारा जो कॉज है वो बेसिकली है हमारा ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। ये बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज को ज्यादातर कॉज करते हैं। जब भी हमारे बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो प्रॉपर नहीं है और उस प्रॉपर इम्प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स के कारण जो हमारे डायबिटीज डेवलप होती है उसे हम बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस भी एक बहुत ही मेजर रीजन होता है डायबिटीज को डेवलप करने का। तो जब भी किसी पेशेंट का मेंटल स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है, उसमें किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी फिर भी नहीं है, प्रॉपर फूड इनटेक नहीं है, प्रॉपर ईटिंग पैटर्न नहीं है, प्रॉपर एक्सरसाइजेस नहीं है बॉडी में, प्रॉपर मेंटल लेवल सही नहीं है, स्लीप क्वालिटी सही नहीं है, तो उसके कारण इन सब का के कारण जो स्ट्रेस होता है या एक्सेसिव वर्कलोड के कारण जो स्ट्रेस पेशेंट्स फील करते हैं, तो ये भी एक तरह के फैक्टर या कॉजिंग फैक्टर होते हैं डायबिटीज के। जैसा इस इमेज में हम देख पा रहे हैं, डायबिटीज के बेसिकली इम्प्रॉपर इंसुलिन प्रोडक्शन है, ग्लूकोज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ओबेसिटी है, फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है, वो पेशेंट ओवरवेट है, ओबीज है, कार्ब इनटेक बहुत ज्यादा है, शुगर का लेवल ब्लड में बहुत ज्यादा है, डाइट इम्प्रॉपर है, पैनक्रियास की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है। इन सब मल्टीपल रीजंस या इन सब मल्टीपल फैक्टर्स के कारण बेसिकली हमें डायबिटीज हो सकती है। कॉजेस के बाद अब हम बात करते हैं लक्षण यानी साइंस एंड सिम्टम्स की। कि ऐसे कौन से साइंस एंड सिम्टम्स है जो अगर हमें इनिशियली हमें देखने को मिल जाए तो हमें थोड़ा केयरफुल हो जाना चाहिए, या हम ये समझ सकते हैं कि अब हमारे बॉडी में डायबिटीज डेवलप हो रही है। सबसे पहला और जो कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है डायबिटीज पेशेंट्स में वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि उनमें जो यूरिन करने की जो अर्ज है वो सबसे ज्यादा हो जाती है। बहुत उनका वाटर इनटेक इतना ज्यादा नहीं होता, बट उनमें जो यूरिन पास
करने की जो टेंडेंसी होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो ज्यादा हो जाती है। यानी बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, वो अपने यूरिन मिक्चुरेशन की जो प्रोसेस है उसे भी कंट्रोल नहीं कर पाते, और कई बार तो इनवॉलेंट्री ही यूरिन पास हो जाता है। दूसरा जो सिम्टम देखने को मिलता है पेशेंट में, वो है हंगर। पेशेंट को भूख बहुत ज्यादा लगती है और बहुत जल्दी जल्दी लगती है, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में जो एनर्जी है, पेशेंट की बॉडी में जो शुगर है, वो तो ब्लड स्ट्रीम में ही एक्यूमुलेटेड है, पूरी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है, क्योंकि सेल्स प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे। तो इन प्रॉपर या इस एक्यूमुलेशन के कारण, या इस इम्प्रॉपर सेल यूज, जो हमारे सेल्स हैं फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके कारण जो हंगर है वो पेशेंट का बढ़ता है, सो दैट उससे उसे थोड़े से शुगर मिल सके, उससे उसे थोड़े से एनर्जी मिल सके। तीसरा जो सिम्टम है वो भी इसी से रिलेटेड है कि टायर्डनेस पेशेंट में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जब भी पेशेंट कोई भी एक्टिविटी करेगा, भले वो अपने बेड से निकल करके वॉशरूम जा रहा है, तो उसमें भी उसको एनर्जी लगती है। लेकिन जो ब्लड शुगर जो हमारे बॉडी में है, जो इंसुलिन है, जो आगे चल के ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारे मसल्स उन्हें एनर्जी के रूप में यूज करते हैं, तो वो प्रॉपर फंक्शनिंग ही नहीं हो पा रही है, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है। इससे हमारे जो बॉडी में जो एनर्जी है वो कम रहती है हमेशा, और उस कम एनर्जी के कारण पेशेंट में हमेशा टायर्डनेस रहती है, पेशेंट फटीग रहता है, पेशेंट लेथार्जिक फील करता है। थोड़ी सी भी वॉक होगी, पेशेंट कई बार ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होने लगती है उन्हें, पेशेंट थक जाता है और वो आगे अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू नहीं कर पाता है, उसे रेस्ट ड्यूरेशन जो होता है वो ज्यादा लगने लगता है। फोर्थ जो सिम्टम बहुत कॉमनली देखने को मिलता है पेशेंट्स में, वो है अनप्लान्ड वेट लॉस। दो चीजें होती है, एक होता है अनप्लान्ड वेट लॉस और एक होता है प्लान्ड वेट लॉस। जब भी हम प्लान्ड वेट लॉस की तरफ जाते हैं तो हम प्रॉपर डाइटिंग की जो प्रोसेस है, प्रॉपर डाइट कंट्रोल की जो प्रोसेस है, उसके साथ प्रॉपर एक्सरसाइजेज जब हम करते हैं तो वेट लॉस होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर हम जितनी कैलोरीज डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, तो वेट लॉस होता है। लेकिन जब भी किसी पेशेंट में डायबिटीज होता है उसको, तो पेशेंट की कैलोरी इनटेक, कैलोरी अगर बर्न नहीं भी हो रही है तो भी पेशेंट वेट लॉस करने लगता है। और कई बार इसका जो एक रीजन होता है वो भी क्योंकि उनकी जो बोन डेंसिटी है वो भी कम होने लगती है। इसलिए पेशेंट में अगर अनप्लान्ड वेट लॉस देखने को मिल रहा है तो डायबिटीज उसका एक रीजन हो सकता है। ट्रेमर्स, जो डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हमेशा शेकी हैंड्स होते हैं, उनमें ट्रेमर्स ज्यादातर देखने को मिलता है। वो किसी भी चीज को प्रॉपरली ग्रैब नहीं कर पाते हैं, अगर वो चाय का कप भी उन्होंने पकड़ा है तो वो हिलते डुलते रहते हैं, वो उनमें ट्रेमर्स ही रहते हैं। ब्लड विजन, सो जिसे हम अगर हम कहें कि ग्लूकोमा, यानी कि ग्लूकोज के कारण, डिपोजिशन के कारण अगर पेशेंट के विजन में इम्प्रॉपर हो रही है या प्रॉपर विजन नहीं रहा डेवलप पेशेंट का, तो उसे ब्लड विजन भी हम कह सकते हैं, या पेशेंट में ब्लड विजन भी हो सकता है। पेशेंट को धुंधला देखने को मिल सकता है, पेशेंट कहेगा मुझे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, ऑल्दो लाइट प्रॉपर है, दिन है, बट फिर भी उसे धुंधला दिखाई देगा, उसे उसकी जो विजन है वो ब्लड हो जाएंगे। फुट में नम्बनेस या टिंगलिंग सेंसेशन, सो नम्बनेस या टिंगलिंग सेंसेशन तब होती है जब पेशेंट के फुट में या उसके जो डिस्टल और प्रॉक्सिमल जो जॉइंट्स है, उन जॉइंट्स में अगर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। इस इम्प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन के कारण
पेशेंट में नंबनेस देखने को मिल सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिल सकते हैं, जिन्हें कंबाइंडली हम न्यूरोपैथी कह सकते हैं। यह जो एक कंडीशन होती है डायबिटिक न्यूरोपैथी, वो पेशेंट में डेवलप हो जाती है। उससे पेशेंट के जो फुट है, अक्सर फुट में होता है कि उन फुट में नंबनेस ज्यादा रहती है, टिंगलिंग सेंसेशंस ज्यादा रहती है, जिसके कारण वो प्रॉपरली वॉक भी नहीं कर पाते। उनका जो गेट है वो प्रॉपर नहीं होता, वो कॉन्फिडेंटली वॉक नहीं कर पाते हैं और कभी भी फॉल हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स में फॉल होने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होती है। इन सिम्टम्स के अलावा भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, जैसे कि अगर पेशेंट में किसी तरह का कट लग गया है, किसी भी शार्प इंस्ट्रूमेंट से अगर कट हो गया है स्किन में, तो उनकी जो हीलिंग जो प्रोसेस होती है वो बहुत स्लो होती है। अगर ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं कि पेशेंट की जो सोर्स है, कट्स हैं, उनकी हीलिंग प्रोसेस बहुत स्लो है, तो ये प्रोबेबली एक सिम्टम होते हैं कि पेशेंट में डायबिटीज डेवलप हो सकता है। फिर उसे कोरिलेट किया जा सकता है बाकी रिस्क फैक्टर्स के साथ और प्रॉपरली टेस्टिंग करवाई जा सकती है। जैसा हमने देखा कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है ब्लड ग्लूकोज का, सो शुगर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, पेशेंट टायर्डनेस हो रहा है, पेशेंट फटीग बहुत हो रहा है, तो उसके कारण पेशेंट को वीकनेस फील होती है, पेशेंट को किसी तरह की स्ट्रेंथ नहीं फील होती, पेशेंट बहुत वीक फील करता है। कंफ्यूजन, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण पेशेंट में कंफ्यूजन भी डेवलप होता है, वो हमेशा कंफ्यूज्ड रहता है कि वो डिसाइड नहीं कर पाता कि प्रॉपरली हम मुझे करना क्या है। कोऑर्डिनेशन उसी के कारण, क्योंकि कई बार जो फुट के जो हमारा जो फुट है उसमें अगर नंबनेस है या टिंगलिंग सेंसेशन है, तो मूवमेंट करते समय भी उसकी बॉडी प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती और इन्हीं के कारण उसे नर्वसनेस या एंजाइटी ज्यादा रहती है। पेशेंट की स्लीप प्रॉपर नहीं होती है, तो उससे पेशेंट में एंजाइटी ज्यादा रहती है, स्ट्रेस लेवल ज्यादा रहता है, पेशेंट को ओवर थिंकिंग की जो हैबिट है वो डेवलप हो जाती है और पेशेंट हमेशा ही टायर्ड और वीक फील करता है। साइंस और सिम्टम्स के बाद अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, कि ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें अगर जो पेशेंट्स में अगर प्रेजेंट हैं तो उन्हें डायबिटीज डेवलप करने के जो चांसेस है वो ज्यादा होते हैं। तो सबसे मेजर जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो है हमारे ओबेसिटी, एक्सेसिव स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हेरिडेटरी पैटर्न, पुअर ईटिंग पैटर्न या प्रोलॉन्ग यूज ऑफ स्टेरॉइडल मेडिकेशन। तो अगर किसी भी पेशेंट, बहुत ज्यादा कोई भी पेशेंट ओबीज है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है या उसकी लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइजेस प्रॉपर नहीं है उसके रूटीन में, प्रॉपर ईटिंग पैटर्न नहीं है, या उसे किसी भी उसकी जो हेरिडेटरी है जेनेटिक कंडीशन ऐसी है, तो उनके कारण अगर पेशेंट अपनी
प्रॉपर केयर नहीं कर रहा, प्रॉपर लाइफस्टाइल करेक्ट नहीं कर रहा है, प्रॉपर ईटिंग पैटर्न में है, फास्ट फूड क्रेविंग ज्यादा रहती है, तो उसके कारण पेशेंट में रिस्क ज्यादा होता है कि वो डायबिटीज डेवलप कर सकता है। और अगर वो किसी तरह के स्टेरॉयड मेडिकेशंस में है, ब्रोंकोडायलेटर्स में है, या वो किसी भी स्टेरॉयडल मेडिकेशंस प्रोलॉन्ग यूज कर रहा है, तो ऐसे लोगों में डायबिटीज डेवलप होने के जो रिस्क होता है वो सबसे ज्यादा होता है। कॉम्प्लिकेशंस, सो कॉम्प्लिकेशंस की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा था कि साइन और सिम्टम्स में कि पेशेंट को ब्लड विजन होगा, यानी उसको रेटिनोपैथी हो सकता है, यानी उसमें जो विजन है उसमें डिस्टरबेंस हो सकती है। पेशेंट के जो रेटिना है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकते हैं, उसके जो विजन विजन चेंजेस देखने को पेशेंट में मिल सकता है। हार्ट अटैक, तो जब भी ब्लड शुगर का बहुत ज्यादा एलिवेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा स्पाइक कर रहा है ब्लड शुगर लेवल, तो उसके कारण हमारे जो आर्टरीज है उनमें ब्लॉकेज हो सकता है, क्योंकि हाइपरलिपिडीमिया जैसी कंडीशंस अराइज हो सकती है। और बहुत एक्सेसिव अगर ब्लॉकेज है तो उसके कारण सडन और इम्प्रॉपर सर्कुलेशन है, साथ ही हार्ट का जो फंक्शन है उसमें वर्कलोड ज्यादा है, तो उसके कारण कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को हो सकता है। नेफ्रोपैथी, सो जिन पेशेंट्स में डायबिटीज होती है तो उनमें ये कई बार किडनी इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि बॉडी का बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं होता है, और इम्प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन के कारण कई बार किडनी हमारे जो फिल्ट्रेशन है वो प्रॉपर नहीं कर पाती है, इसके कारण पेशेंट में नेफ्रोपैथी डेवलप हो सकता है। फुट प्रॉब्लम, सो जैसे हमने देखा है कि पेशेंट के जो फुट है उसमें नंबनेस हो सकती है, उसमें टिंगलिंग सेंसेशंस हो सकते हैं, तो उसके कारण पेशेंट के जो एंकल जॉइंट के जो प्रोप्रियोसेप्शन है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते या प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाते, जिससे पेशेंट के जो वॉकिंग पैटर्न है, गेट पैटर्न है, वो भी चेंज हो जाता है, और पेशेंट में न्यूरोपैथी डेवलप कर जाती है या फुट प्रॉब्लम्स अराइज हो जाते हैं। उसी के साथ कई बार पेशेंट में सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी देखने को मिलता है, क्योंकि जिन पेशेंट्स में डायबिटीज है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, तो उन पेशेंट्स में प्रॉपर इरेक्शंस नहीं हो पाते, जिससे पेशेंट में सेक्सुअल डिस्फंक्शंस या इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस देखने को मिल सकता है। प्रिवेंशन, सो डायबिटीज को प्रिवेंट कैसे करें? सो डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेसिक जो चीज है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात हम जब करते हैं, और ये हमें पता है कि अराउंड अगर हम 90 डेज कोई भी अच्छी हैबिट डेवलप करते हैं तो वो हमारे लिए एक लाइफस्टाइल बन जाती है। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइजेस, करेक्ट ईटिंग पैटर्न, अपने मेंटल लेवल यानी अपने मेंटल स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए मेडिटेशन, और साथ ही अगर पेशेंट अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहा है, पेशेंट रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, पेशेंट
ईटिंग पैटर्न अपना मेंटेन करके रख रहा है, करेक्ट करके रख रहा है, तो उसका जो वेट है वो भी प्रॉपरली मेंटेन हो जाता है। बट फिर भी एडल्ट स्टेज में या एडल्ट एज में ये एडवाइस किया जाता है कि आप रेगुलर चेकअप्स जरूर करवाएं। उसी के साथ जो शुगर का जो इंटेक है वो कम से कम रखें और प्रॉपर हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करके रखें। प्रॉपर वाटर लेना है, अपने ईटिंग पैटर्न को सही रखना है, अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखना है, एक्टिव लाइफस्टाइल जीना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, रेगुलर एक्सरसाइज एटलीस्ट 45 मिनट की एक्सरसाइज डेली हमें परफॉर्म करनी है, अपने ईटिंग पैटर्न्स को सही रखना है, एक रूटीन और रेगुलर चेकअप्स करवाते रहना है। तो अगर हम इन सब चीजों को प्रॉपरली ध्यान दें तो हम डायबिटीज जैसी कंडीशंस और उससे अराइज होने वाले जो कंडीशंस हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन्हें हम इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। इन्हीं के साथ हमें जो सोशल हैबिट्स जैसे कि स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, इन सब हैबिट से भी हमें दूर रहना है। और हमें फास्ट फूड और जो प्रोसेस्ड फूड है उनके इनटेक से हमें बचना है। तो अगर हम इनके इनटेक से हम बच रहे हैं तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो फास्ट फूड कंजम्पशन कम है और हमारा जो बॉडी में जो फैट परसेंटेज है वो भी कम रहता है। सो हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। डायबिटीज जैसी कंडीशन जो लाइफस्टाइल कंडीशन है इन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं बेसिकली कि एक्सरसाइजेस से कैसे एक डायबिटीज पेशेंट को बेनिफिट मिलता है, या डायबिटीज पेशेंट एक्सरसाइजेस करके कैसे अपने डायबिटीज को कंट्रोल में कर सकता है, या पेशेंट कैसे अपने डायबिटीज को मैनेज कर सकता है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट मिलता है एक्सरसाइजेस करने से वो है पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो कम होने लगता है, यानी जो ब्लड ग्लूकोज है वो लोअर होने लगता है। सो जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, एटलीस्ट जो 45 मिनट से 60 मिनट की एक्सरसाइज है डेली बेसिस में, तो हमारा हार्ट बीट फास्ट होने लगता है, हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होने लगती है, हमारे बॉडी में एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ने लगती है। सो जब इसी तरीके से जब एक डायबिटिक पर्सन वो रेगुलर एक्सरसाइज करता है तो उसके मसल्स में जो ग्लूकोज का जो यूटिलाइजेशन है वो ज्यादा होने लगता है। शुगर जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में है उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा होने लगता है। जैसे ही यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है हमारे ब्लड ग्लूकोज का, हमारे शुगर लेवल का, तो हमारा जो एक्यूमुलेटेड जो ब्लड शुगर था या ग्लूकोज था वो कम होने लगता है। इस
कम होने के कारण पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल हम जो टेस्ट में देखते हैं, ब्लड टेस्ट में, वो कम होने लगता है, वो लेवल डिक्रीज होने लगता है। बट ये एक दिन की प्रोसेस नहीं होती है, पेशेंट को ये महीनों तक ये चीज कंटिन्यूटी में करनी होती है, इसे अपनी लाइफस्टाइल बनानी होती है कि वो एटलीस्ट 45 मिनट की एक्सरसाइज हम डेली बेसिस करें, या एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स वो डेली वॉक करे, जिससे उसके जो मसल के जो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। जैसे ही हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है, लोअर लेवल डाउन होता है, तो ये हमें हेल्प करता है कि हमारी जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में आ सके, और हमारा जो रिस्क है कॉम्प्लिकेशंस के साथ जो एसोसिएटेड, हमारे जो डायबिटीज के साथ जो एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस है वो कम हो सके, वो हम उन कॉम्प्लिकेशन से बच सके। दूसरा बेनिफिट जो मिलता है पेशेंट्स को जब वो एक्सरसाइजेस डेली बेसिस में करते हैं, तो वो है पेशेंट की जो एनर्जी लेवल है वो इम्प्रूव होती है। तो जैसा हमने देखा हमने साइंस एंड सिम्टम्स में देखा कि पेशेंट बहुत टायर्ड रहता है, पेशेंट बहुत लेथार्जिक फील करता है, बहुत इजीली फटीग हो जाता है। तो जब एक डायबिटिक पर्सन रेगुलर एक्सरसाइज करता है डेली बेसिस पे, और उसको एक लाइफस्टाइल बनाता है, तो जो ग्लूकोज जो एक्यूमुलेटेड रहता है वो हमारे मसल्स में यूटिलाइज होने लगते हैं, और वहां से हमें एक एनर्जी मिलती है। और इससे हमारा जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड का वो भी कम होता है, और साथ ही जो एनर्जी लेवल है पेशेंट का वो भी इम्प्रूव होता है। इंक्रीज्ड या इम्प्रूव्ड एनर्जी लेवल से पेशेंट का जो टायर्डनेस फीलिंग है वो भी रिड्यूस हो जाती है, पेशेंट टायर्ड नहीं फील करता, पेशेंट बहुत जल्दी फटीग नहीं होता है, पेशेंट का जो स्टेमिना है, एंड्योरेंस है, वो भी इम्प्रूव होने लगता है। और इन सब के ऊपर जो पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, पेशेंट की जो वर्क एफिशिएंसी है वो भी इम्प्रूव होने लगती है, क्योंकि पेशेंट अब एनर्जेटिक फील करता है, और उससे अपने डायबिटीज को मैनेज करने में भी हेल्प मिलती है। तीसरा और जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है एक्सरसाइजेस का वो है स्ट्रेस लेवल। सो जो स्ट्रेस लेवल रिडक्शन है वो भी एक बेनिफिट है हमारे एक्सरसाइजेस का, अगर कोई एक डायबिटिक पेशेंट रेगुलर बेसिस में कर रहा है। सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स ही नहीं, अगर कोई भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल 45 से 60 मिनट की एक्सरसाइज डेली बेसिस में करते हैं, तो इससे हमारा जो स्ट्रेस रिडक्शन है वो बहुत इजीली होता है, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत जल्दी कम होता है। इसका जो रीजन है कि जब भी हम एक्सरसाइजेस करते हैं या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारी बॉडी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती है, जिन्हें हम एंडोर्फिन कहते हैं। सो ये एंडोर्फिन हार्मोन बेसिकली हेल्प करती हैं पेशेंट्स को स्ट्रेस फाइट करने में, उनके मूड को और बेटर बनाने में, उन्हें उनके जो मूड स्विंग्स हैं जो हर दिन और हर हफ्ते आते हैं, जो मूड स्विंग्स वो भी उनके कम होते हैं। सो एंडोर्फिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेशेंट के मेंटल स्टेटस को कंट्रोल करने में, स्ट्रेस लेवल को इम्प्रूव करने में। जैसे पेशेंट का स्ट्रेस लेवल कम होता है, पेशेंट ज्यादा एक्टिव काम करने लगता है, उसके जो स्टेमिना इंप्रूव होता है, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, स्ट्रेस लेवल नीचे आता है, तो उससे उसकी जो स्लीप क्वालिटी है वो भी बढ़ती है, यानी कि उसकी जो स्लीप क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होती है। और इस इम्प्रूव्ड स्लीप क्वालिटी के कारण पेशेंट बहुत रिलैक्स्ड फील करता है,
अनडिस्टर्ब्ड स्लीप नहीं रहती है, उसकी एक रेगुलर स्लीप रहती है, और उससे पेशेंट बहुत ही एक्टिव फील करेगा और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठेगा तो बहुत फ्रेश फील करता है, रिलैक्स्ड फील करता है। रेगुलेट बॉडी वेट। सो एक्सरसाइजेस जब भी हम रेगुलर बेसिस में करते हैं और उसके साथ हम अपने डाइट और न्यूट्रिशन को प्रॉपर ध्यान देते हैं, तो उससे हमारा जो बॉडी वेट है, हमारे बॉडी का जो फैट परसेंटेज है, वो भी रेगुलेटेड रहता है। तो जब भी कोई भी इंडिविजुअल रेगुलर एक्सरसाइज करता है या रेगुलर डाइट फॉलो कर रहा है, तो ये पेशेंट में एक मेटाबॉलिज्म जो है पेशेंट का वो इम्प्रूव होता है, क्योंकि एक्सेस बॉडी वेट बेसिकली मेनली एसोसिएटेड रहता है हमारे बॉडी के पुअर मेटाबॉलिज्म के कारण। वो हमारे बॉडी प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है हमारे कैलोरीज को। तो जब भी हम 45 से 60 मिनट की एटलीस्ट एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर और प्लान्ड डाइट लेते हैं जहाँ एक न्यूट्रिशनिस्ट या एक डाइटिशियन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी इम्प्रूव होता है, और इम्प्रूव्ड मेटाबॉलिज्म के कारण पेशेंट का जो बॉडी वेट है वो भी रेगुलेट होता है, पेशेंट का जो फैट परसेंटेज है वो नीचे की तरफ आता है, और एक आइडियल फैट परसेंटेज पेशेंट मेंटेन कर पाता है, एक आइडियल बीएमआई पेशेंट मेंटेन कर पाता है, जिससे उसके जो डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलती है। रिडक्शन इन बॉडी फैट। सो बेसिकली जैसा हम जानते हैं कि कार्डियो एक्सरसाइजेज है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, ये एक्सरसाइजेज जब हम डेली रूटीन में करते हैं तो हमारे बॉडी का जो फैट परसेंटेज है वो कम होता है। हमारे जो एब्डोमिनल फैट है या एब्डोमिनल ओबेसिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी कोई हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर पेशेंट इंसुलिन रेजिस्टेंट है या उसमें टाइप 2 डायबिटीज है, तो एब्डोमिनल फैट उनमें ज्यादा होता है। ये फैट सेल्स हमारे एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं और हमारे बॉडी उसे यूटिलाइज नहीं कर पाती, जिससे हमारा जो इंसुलिन का जो रेजिस्टेंसी है वो और वर्सन हो जाता है, प्योर वो खराब हो जाता है और रेजिस्टेंट बढ़ता ही जाता है। तो जब भी एक्सरसाइजेस हम रेगुलर बेसिस में करते हैं तो इससे पेशेंट के जो मेटाबॉलिज्म है वो भी इम्प्रूव होता है, फैट सेल्स हमारे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और हमारा जो बॉडी का जो फैट परसेंटेज है वो भी कम होता है। और ये बॉडी का जो फैट परसेंटेज, ये जो बॉडी फैट परसेंटेज हमारा जो कम हो रहा है, ये हमें हेल्प करता है कि हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सके। इम्प्रूवमेंट इन मस्कुलर स्ट्रेंथ। सो जैसा हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जब भी पेशेंट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करता है, यानी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मूवमेंट करता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है, उसके साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन भी लेता है, तो उसके मसल्स में हाइपरट्रॉफी होती है, यानी मसल का जो साइज है वो इंक्रीज होता है। ये इंक्रीज जो साइज है उसके साथ साथ जो फैट परसेंटेज होता है वो भी कम होने लगता है, जैसे जैसे हमारे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लेवल बढ़ते हैं, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ ही मसल्स में टोनिंग होने लगती है। तो जब हम रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो इससे हमारा जो इंसुलिन का अपटेक है बॉडी में वो भी रेगुलेट होता है, और हमारे जो ब्लड हाई ब्लड शुगर लेवल है वो भी लोअर डाउन होते हैं। इनसे हमारी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होती है। बट हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें तो हमें हमेशा एक फिजियोथेरेपिस्ट या सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर
किस सुपरविजन में, कि उनके गाइडेंस में ही ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है। ये एक वेल प्लान्ड वर्कआउट होने चाहिए, एक वेल प्लान्ड एक्सरसाइज रूटीन होनी चाहिए, सो दैट हम फर्दर किसी तरह की इंजरी से बच सके। ये अगर किसी पेशेंट में डायबिटीज है, अगर कोई भी उसे इंजरी हो जाती है, तो उसकी जो हीलिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है डायबिटीज। तो इसलिए इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए पेशेंट को हमेशा एक फिजियोथेरेपिस्ट या सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर के अंडर में ही ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना है। तो अभी तक हमने बात किया बेसिकली कि एक्सरसाइजेस के क्या बेनिफिट्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे एक्सरसाइज की प्लानिंग होनी चाहिए, करेक्ट एक्सरसाइज प्लानिंग कैसे होना चाहिए एक डायबिटीज पर्सन के लिए या एक इंडिविजुअल के लिए। किन चीजों का ध्यान रखना है, किन फेजेस में एक्सरसाइज करनी है और कौन से फेजेस में कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। तो जो भी एक्सरसाइज सेशन एक डायबिटिक पेशेंट के लिए होता है वो एक प्लान्ड सेशन होना चाहिए, जिसमें कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज है, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग है और स्पेशल सेशंस फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए। जब भी हम एक एक्सरसाइज सेशन की बात करते हैं तो उसमें हमारा जो एक्सरसाइज सेशन है पूरा, सपोज वो एक 60 मिनट का सेशन है, तो वो 3 फेजेस में डिवाइडेड होना चाहिए। पहला है हमारा वार्म अप सेशन, दूसरा है हमारा मेन वर्कआउट और तीसरा है हमारा कूल डाउन। इन तीनों फेजेस या इन तीनों सेशंस की अपनी ही इंपॉर्टेंस होती है, जो हम आगे की स्लाइड्स में बात करेंगे कि वार्म अप में हमें क्या एक्टिविटीज करनी है, वार्म अप में हमें वार्म अप से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, मेन वर्कआउट में हमें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, कूल डाउन सेशन में हमें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं वार्म अप फेज के बारे में। सो वार्म अप फेज बेसिकली हमारा फर्स्ट फेज होता है एक्सरसाइज का, जिसमें डिफरेंट जॉइंट मूवमेंट्स हम परफॉर्म करते हैं और हमारी जो मसल्स है वो रेडी होती है हमारे नेक्स्ट फेज ऑफ दी एक्सरसाइज में। वार्म अप एक्सरसाइजेज में बेसिकली डायनामिक मूवमेंट्स किए जाते हैं, यानी डायनामिक स्ट्रेचिंग्स की जाती है, जिससे बॉडी का जो रेंज ऑफ मोशन है, जो जॉइंट का जो रेंज ऑफ मोशन है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे, हमारे मसल ग्रुप्स एनफ स्ट्रेच्ड रहे और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ रहे। जिसके साथ हम जब सेकेंड फेज यानी जब हम मेन वर्कआउट करते हैं तो एक रिदम बना रहे बॉडी में। और जब भी हम वार्म अप में डायनेमिक एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारा कार्डियक आउटपुट भी इंप्रूव होता है। सो एक डायबिटिक पेशेंट में ये हमेशा ध्यान रखना है हमें कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने मसल्स, डिफरेंट मसल्स को स्ट्रेच करें और जॉइंट की जो रेंज ऑफ मोशन है वो प्रॉपरली मेंटेन करके रखें, सो दैट कि हम डिफरेंट जो कंडीशंस है न्यूरोपैथी की, उनसे हम अपने आप को बचा सकें। सो इसकी इम्पोर्टेंस कई है। बेसिकली हमारे वार्म अप जब भी हम करते हैं, प्रॉपर वार्म अप करते हैं, तो इससे हमारा हार्ट रेट इंप्रूव होता है, हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, क्योंकि हमें जब हम मेन वर्कआउट करेंगे तो हमारे जो बॉडी में इंक्रीज कार्डियक आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वार्म अप उसे ऑलरेडी इंक्रीज कर चुका होता है। मसल्स की हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है और हम जो डिफरेंट मस्कुलर इंजरीज हैं उन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और साथ ही हमारे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इंप्रूव होता है। सो हमने बेनिफिट देख लिया, लेकिन हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो हम वार्म अप में कर सकते हैं। सो जब भी वार्म अप की हम बात करते हैं तो हम बहुत जेंटल एक्सरसाइजेस, बहुत लाइट एक्सरसाइजेस, डायनेमिक एक्सरसाइजेस की हम बात करते हैं। जैसे कि पेशेंट वॉक कर सकता है, कुछ स्पॉट जॉगिंग कर सकता है पेशेंट,
डिफरेंट तरह के डायनेमिक मूवमेंट्स कर सकता है। जैसे सैंपल में अगर हम देखें तो पेशेंट सबसे पहले नेक साइड मूवमेंट कर सकता है, फिर आर्म सर्कल्स कर सकता है, स्पाइनल रोटेशंस कर सकते हैं, पेशेंट लेग स्विंग्स कर सकता है और एंकल रोटेशंस कर सकते हैं। तो जब हम पांचों एक्सरसाइजेस को हम ध्यान से देखें तो इससे बेसिकली हमारा हेड टू टू सारे जॉइंट्स हमारे कवर हो जाते हैं। जब हम नेक की बात करते हैं तो हमारे नेक मूवमेंट्स प्रॉपर होते हैं। आर्म सर्कल्स की बात करते हैं तो हमारे शोल्डर मूवमेंट्स हो जाते हैं। हमारे स्पाइन प्रॉपरली रोटेटेड रहती हैं, स्ट्रेच्ड रहती हैं। लेग स्विंग से बेसिकली हमारे हिप मूवमेंट्स भी हो जाते हैं। एंकल से बेसिकली हमारे एंकल रोटेशंस हो जाते हैं, तो हमारे एंकल भी वार्म्ड अप रहते हैं। तो रेपिटेशंस और सेट्स को लेकर के बहुत केयरफुल होना होता है जब हम वार्म अप फेज की बात करते हैं। क्योंकि हम वार्म अप फेज में बहुत जेंटल एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, बहुत लाइट एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। अगर हम यहाँ इस फेज में ही बहुत हैवी एक्सरसाइज कर लेंगे तो हमारे बॉडी प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी जब हम मेन वर्कआउट करेंगे, या हमारे बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं रह पाएगी जब हम मेन वर्कआउट करेंगे। तो हमें बहुत लाइट और बहुत जेंटल एक्सरसाइजेस करनी है, और मैक्सिमम 1 से 2 सेट, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 सेट हर एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं, जो कि 10 से 12 रेपिटेशन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। रेस्ट ड्यूरेशन जो है हमारा यहाँ सबसे कम होना चाहिए, क्योंकि अगर हम रेस्ट ड्यूरेशन बहुत ज्यादा रखेंगे तो फिर से हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नीचे आ जाएगा, और हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। फिर हमें उसे बॉडी को वार्म करने के लिए वापस से एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहेगी। सो रेस्ट ड्यूरेशन जो होना चाहिए वो आइडियली हम बिना किसी रेस्ट के भी कर सकते हैं, या किसी पेशेंट में, डायबिटिक पेशेंट में इनिशियली उसे रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो हम 10 से 15 सेकेंड या 30 सेकेंड का मैक्सिमम रेस्ट ले सकते हैं दो डिफरेंट एक्सरसाइजेस के बीच में। दूसरा फेज है जो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट फेज होता है, वो होता है हमारा मेन वर्कआउट फेज। तो जब भी हम मेन वर्कआउट फेज की बात करते हैं तो इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, इनिशियल डेज में हम डिवाइड कर सकते हैं कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डेज। दोनों की इंपॉर्टेंस हम जानते हैं कि हम कार्डियो से बेसिकली अपने जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है उसे इम्प्रूव करते हैं, हमारी फैट सेल्स डिक्रीज होते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। वही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हम बेसिकली कैलोरीज मैक्सिमम बर्न करने की कोशिश करते हैं, और साथ में मस्कुलर स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव करते हैं। तो जब हम कार्डियो डेज की बात करते हैं तो हमें यहाँ किसी भी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग से बचना है इनिशियल डेज में, क्योंकि इतनी इंटेंसिटी या इतना स्टेमिना इनिशियली पेशेंट में नहीं होता है कि वो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर सके, जिसमें ड्यूरेशन बहुत कम होगा और एक्सरसाइजेस बहुत इंटेंसिटी की होंगी, या किसी तरीके के हमें सर्किट ट्रेनिंग जिसमें मल्टीपल एक्सरसाइजेस, हम 3 4 5 एक्सरसाइजेस एक साथ करते हैं, उन तरह की एक्सरसाइज से हमें बचना है। हमें सिंपल कार्डियो एक्टिविटीज से अपने वर्कआउट सेशंस को स्टार्ट करना है, जैसे रनिंग है, स्लो रनिंग है, जंपिंग है, स्विमिंग है, या हम हाई नीज कर सकते हैं, हम नी मार्च कर सकते हैं। सो बेसिकली हम इनिशियल बहुत बेसिक लेवल से हमें अपने वर्कआउट को स्टार्ट करना है। पर ये ध्यान रखना है कि जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है। एक प्रॉपर रेस्ट ड्यूरेशन होना चाहिए, जो कि समवेयर अराउंड 45 से 60 मिनट, 45 सेकेंड से 1 मिनट के बीच का रेस्ट ड्यूरेशन हम रख सकते हैं। पेशेंट प्रॉपर फॉर्म के बारे में अवेयर होना चाहिए, और यहाँ एक इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है हमारे फिजियोथेरेपिस्ट का या एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर्स का, जो पेशेंट में करेक्ट पैटर्न या करेक्ट पोस्चर डेवलप करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि अदरवाइज पेशेंट अगर इम्प्रॉपर पोस्चर में कर रहा है, गलत टेक्निक के साथ कर रहा है, तो उसे दूसरी इंजरीज, स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और डायबिटिक पेशेंट में हीलिंग की प्रोसेस
स्लो होती है तो वो प्रॉपर हील नहीं हो पाते। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डेज में हमें ये ध्यान रखना है कि वार्म अप बहुत जरूरी है। हमें वार्म अप तो हमेशा करना है, हर सेशन से पहले हमें वार्म अप जरूर करना है, पर जब भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा केयरफुल होना है वार्म अप सेशंस को लेकर के। वेट जो हम इनिशियली हमारा जो वर्कआउट है वो हमारा बॉडी वेट बेस्ड होना चाहिए। जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, जब अब से हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, तो इनिशियली हमारा जो एक्सरसाइज पैटर्न है वो बॉडी वेट बेस्ड होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का इक्विपमेंट बेस्ड नहीं होना चाहिए। ग्रेजुअली जब पेशेंट रेगुलर एक्सरसाइज कर पा रहा है, एक स्ट्रेंथ मेंटेन कर पा रहा है, तो पेशेंट उसे ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकता है और तब वो इक्विपमेंट डंबल बेस्ड मशीन बेस्ड एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इक्विपमेंट बेस्ड कर रहे हैं या मशीन बेस्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम बॉडी वेट बेस्ड ही एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो पेशेंट को ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर टेक्निक, फॉर्म और पोस्चर के बारे में उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए। अदरवाइज वो इंजर्ड हो सकता है और इसीलिए उसे किसी सुपरविजन, एक फिजियोथेरेपिस्ट या फिटनेस ट्रेनर के सुपरविजन या गाइडेंस के अंदर में ही ये एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। सो बॉडी वेट एक्सरसाइजेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कुछ सैंपल एक्सरसाइजेस की बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे बेसिक बॉडी वेट एक्सरसाइजेस हैं जो पेशेंट्स कर सकते हैं। जैसे कि पुशअप्स। सो इनिशियली पेशेंट वॉल पुशअप से स्टार्ट कर सकता है, फिर पेशेंट नी पुशअप्स कर सकते हैं, और फिर जब पेशेंट एक प्रॉपर स्ट्रेंथ मेंटेन कर पा रहा है, एटलीस्ट 10 to 12 के 2 सेट 3 सेट कर पा रहा है, तो पेशेंट फुल पुशअप्स में या नॉर्मल पुशअप्स में मूव कर सकता है। अगर लोअर बॉडी की बात करें तो पेशेंट चेयर स्क्वाट्स कर इनिशियली चेयर स्क्वाट्स कर सकते हैं, सो दैट पेशेंट में किसी तरह से इंजरी ना हो, या उसके बाद फिर पेशेंट फुल स्क्वाट्स या डीप स्क्वाट्स में मूव कर सकते हैं। लंजेस परफॉर्म किए जा सकते हैं, पुलअप्स परफॉर्म किए जा सकते हैं, या प्लैंक परफॉर्म किए जा सकते हैं, जो कि हम इंक्लाइन प्लैंक से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर ग्रेजुअली हम फुल प्लैंक में जा सकते हैं। ये बेसिकली हमारी जो कोर मसल्स हैं उनको टारगेट करने में बहुत हेल्प करती है। लास्ट फेज यानी कि हमारा जो कूल डाउन फेज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है और सबसे ज्यादा लोग इसे इग्नोर भी करते हैं। ये फेज बेसिकली हमारे एक्सरसाइज का सबसे इंटीग्रल पार्ट होता है, क्योंकि यही फेज है जो हमें डॉम्स से बचाता है, यानी डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस से हम बच सकते हैं अगर हम प्रॉपर कूल डाउन सेशन कर रहे हैं। डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस में पेशेंट को एक्सरसाइज के नेक्स्ट डे मस्कुलर पेन फील होगा, स्टिफनेस फील होगी, और जिसके कारण वो कई बार पेशेंट डीमोटिवेटेड फील करता है। तो इस डीमोटिवेशन से बचने के लिए या इस तरह के जो मस्कुलर पेन है या स्टिफनेस है, इनसे बचने के लिए पेशेंट को प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी। अगर हम प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हैं तो उससे पेशेंट में डॉम्स के जो सिम्टम्स है वो हो सकते हैं। तो कूल डाउन फेज एक्सरसाइज का है वो हमेशा एंड में करना है, और जो एक्सरसाइज एरिया है उसे छोड़ने से पहले, अगर हम जिम में कर रहे हैं तो जिम एक्सरसाइज को छोड़ने से पहले हमें कूल डाउन सेशन करने।
इसके कई तरह के बेनिफिट्स हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं कूल डाउन सेशन की, तो हमारा जो हार्ट रेट है, जो वार्म अप और वर्कआउट में बहुत ज्यादा एलिवेट हुआ था, जो बढ़ा था, वो अब स्लो होता है जब हम कूल डाउन प्रॉपरली करते हैं। हमारे जो बॉडी में लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होता है, हम हमारी जो मसल्स जब फटीग होती हैं तो हमको ये पता है कि वहां पे लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होता है। तो वो डिपोजिशन भी अगर हम प्रॉपर स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो वो रिड्यूस होता है और नेक्स्ट डे हमें मसल सोरनेस से हम बच जाते हैं। उसी के साथ हम डिफरेंट इंजरीज से भी बच सकते हैं। ये स्ट्रेस रिलीविंग होती है क्योंकि हमारे जब हम वर्कआउट करते हैं तो मसल में एक स्ट्रेस डेवलप होता है। उस स्ट्रेस को रिलीव करने में या रिलैक्सेशन को प्रमोट करने में हमारे जो कूल डाउन फेज है वो बहुत हेल्प करते हैं। तो वापस से हमारी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसे मेंटेन करने में भी बेनिफिट होता है कूल डाउन फेज का। कूल डाउन फेज जब भी हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, तो इसमें हम स्टैटिक स्ट्रेचेस की बात करते हैं, क्योंकि जैसे हमने वार्म अप में देखा कि हमने डायनेमिक स्ट्रेचेस की बात की, क्योंकि हमें वहां बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करना था, हमें कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करना था। तो जब हम कूल डाउन सेशन में भी अगर डायनेमिक एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज ही रहेगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज ही रहेगा। इसलिए हम बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए, हम बॉडी में ब्लड फ्लो प्रॉपर बनाए रखने के लिए, कार्डियक आउटपुट हमारी कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टैटिक स्ट्रेचेस करते हैं। तो स्टैटिक स्ट्रेचेस में बेसिकली जो स्टिफनेस होता है वो हमारा रिड्यूस होता है, हमारा ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, हमारे बॉडी की जो मस्कुलर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंप्रूव होती है, हमारे जॉइंट का जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी इंप्रूव होता है। तो जो भी हम स्ट्रेचिंग जब भी हम स्ट्रेचिंग की बात करते हैं तो हमें बहुत जेंटल होना होता है, क्योंकि एक सिंपल एक लाइन अगर हम क्रॉस कर रहे हैं स्ट्रेच की, हम पेनफुल स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो उससे हमारे मसल में टियर हो सकता है और फिर वो एक डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन से राइज कर सकते हैं। इसलिए हमें इन्हें ज्यादा करने से और ज्यादा देर के होल्ड करने से भी हमें बचना है। तो कुछ बेसिक स्टैटिक स्ट्रेचेस की अगर हम बात करें जो कूल डाउन सेशन में की जा सकती है, वो बेसिकली है जैसे कि हम ओवरहेड ट्राइसेप स्ट्रेच की बात कर रहे हैं, बाइसेप स्ट्रेच की बात कर रहे हैं, कोबरा पोज जिसमें हमें बैक एक्सटेंड करना है, सीटेड बटरफ्लाई स्ट्रेच की बात कर रहे हैं, हम काफ स्ट्रेच कर सकते हैं, ग्लूट स्ट्रेच कर सकते हैं, हम हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर सकते हैं, क्वाड्रिसेप स्ट्रेच कर सकते हैं। तो जैसे हमने बेसिक जो वार्म अप सेशंस में हमने देखा था कि फुल बॉडी हमने स्ट्रेच की, उसी तरीके से हमें कूल डाउन सेशन में भी नेक से स्टार्ट करना है और अपने हर जॉइंट के मूवमेंट्स में हमें स्टैटिक स्ट्रेच करना है। तो ये बेसिकली हमारे प्लान्ड एक्सरसाइज सेशन होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया डायबिटीज पर एक्सरसाइज के बेनिफिट्स के ऊपर ये सेशन आपको पसंद आया होगा और साथ ही आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। धन्यवाद।